दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम कुर्मी अपने चैनल लेट्स डू इट जीके के साथ। तो 11 मार्च 2023 को होने वाला गणित का पेपर कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का जो है उसमें क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चनों की, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे और सभी चैप्टरों का जो बेसिक है यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 दिन का टाइम है तो कभी भी आप कंपेयर या कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके पहले जो पेपर हुए थे ना, स्टार्टिंग के जो 2 पेपर हुए, या हिंदी के पेपर की बात करें तो हिंदी के पेपर में क्या था दोस्तों कि इसके पहले ये जो 4 सेट हुए थे पेपर प्री बोर्ड के नाम से, जो 4 सेट हुए थे, इन चारों सेटों से ही इसमें क्वेश्चन जो है आ गए थे। तो बच्चों ने क्या किया कि सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में भी इन चारों सेट से पढ़कर गए थे कि 50+ जो है इससे आ जाएंगे, मतलब से पास तो हम हो ही जाएंगे जो कमजोर बच्चे हैं। लेकिन हुआ क्या, एसएससी के पेपर में अर्थात से एसएसटी अर्थात से सामाजिक विज्ञान के पेपर में इन चारों सेटों में से कुछ नहीं आया। तो अब संशय ये है कि गणित का जो पेपर 11 मार्च को होने वाला है उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, इन चारों में से आएगा या इन चारों के बाहर से आएगा, क्योंकि समाज विज्ञान में इन चारों में से तो एक भी प्रश्न या एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैथ्स में आज वही चीजें देखेंगे कि किन किन चैप्टरों को कम से कम समय में कंप्लीट कर ले जिससे कि आपके पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों द्विघातीय समीकरण, वर्ग समीकरण की बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर जो है इस छोटे से टॉपिक पर कंप्लीट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा, मिस बिल्कुल भी ना करें। आपको हम यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके बताएंगे कि कम से कम समय में आप पूरा का पूरा जो है पढ़ सके। देखिए, पहली बात तो ये कि जो वर्ग समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है ax² + bx बराबर + c बराबर 0। तो कभी भी कहीं भी यदि आता है कि ये दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है या नहीं है, द्विघातीय समीकरण है या नहीं है, तो हमें करना क्या है, सिर्फ देखना है चर की घात 2 है या नहीं। जैसे कि कहता है क्वेश्चन x - 2 × x = 2x + 3। ये जो समीकरण है, ये जो दिया गया समीकरण है, ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। तो आपको तुरंत ये देखकर नहीं बताना है कि वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी पावर 2 नहीं है। तो पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करते हैं तो x के साथ इन दोनों का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा x² - 2x = 2x + 3। तो x² - 2x, ये प्लस का 2x इस तरफ आएगा, तो माइनस का 2x - का 3 = 0। x² माइनस माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 4x - का 3 बराबर 0। तो देखो ये एक वर्ग समीकरण है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर जो है कितनी है, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये जो दिया गया समीकरण है ये वर्ग समीकरण है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये कंपलसरी है कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। ठीक, कोई भी समीकरण हो, जैसे लिखा है 2x × x + 3 = x² - 3। तो ये समीकरण द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। मान लो यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, तो हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² + 3 दूनी 6x बराबर 2x² - 3। इस तरफ की पूरी संख्या उठ के हम लेफ्ट हैंड में ले आएंगे तो 2x², ये प्लस का भी आएगा, तो 2x² + 6x - 3 बराबर 0। तो देखो प्लस का 2x² और माइनस का 2x² कैंसिल, केवल आपके पास बचा 6x - 3 बराबर 0। तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। लेकिन यदि आप डायरेक्ट देखकर बताते तो आप बोल देते कि यहाँ पर x की पावर 2 है, अतः ये वर्ग समीकरण है। तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करना है। पहले तो यदि यहाँ पर गुणा है, प्लस है, माइनस है, तो उसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़कर आपको उसको बताना है। ठीक, तो ये हुआ एक क्वेश्चन जो कुछ भी आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है कंडीशन की जो बुक में क्वेश्चन है वही आए। आपको सिर्फ पैटर्न को देखना है कि करना क्या है। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पर बताएंगे क्वेश्चनों के साथ। अब यहाँ पर डी निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं विविक्ति कर। क्या बोलते हैं, विविक्त कर, विविक्त कर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डी का सूत्र होता है d = b² - 4ac। क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। क्लियर है। ठीक, अब ए बी सी क्या होते हैं, तो देखो ये इस समीकरण से यदि आप तुलना करोगे तो a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, मतलब x² के साथ जिसका गुणा होता है वो a होता है, x का गुणांक मतलब x के साथ जिसका गुणा होता है वो b होता है, और जिसके साथ x y z कुछ नहीं होता है वो c होता है, जिसको हम अचर राशि बोलते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, मान लो समीकरण है 4x² - 2x + 3 बराबर 0। ये एक समीकरण है। इसको आपको बताना है कि
डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, विविक्तिकर कितना होगा। तो पहले हमें ए बी से निकालना पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 4, एक्स के साथ क्या है -2। हाँ, आपको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। हमेशा यदि कोई भी चीज पूछी जाती है तो उसको चिन्ह के साथ लिखना है। जब यदि ये प्लस में होता है तो यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है। सी की बात करें तो सी हो गया 3। अब हमें विविक्तिकर चाहिए तो हम यहाँ पर सूत्र में मान रख देंगे। बी का मान है -2 का स्क्वायर -4 गुणित 4 गुणित 3 4ac। ए का मान 4, सी का मान 3। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक, तो 48, 4 में से 48 जाएगा तो बचेगा -44। ये आ गया आपका विविक्तिकर। तो यदि आपसे विविक्तिकर निकालने के लिए बोलता है, चाहे कोई सा भी प्रश्न आ जाए, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, करनी में हो, कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। आपको देखना है कि वो दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है या नहीं है। यदि वर्ग समीकरण है तो आपको उससे ए, बी और सी निकालना है और इस सूत्र में रख देना है। ठीक है, अब आगे और कंडीशन आती है। आपसे पूछा जाता है कि दिए गए वर्ग समीकरण की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो 3 नेचर होते हैं, वो भी हम किससे निकालते हैं, डी से। तो देखो पहला है, यदि डी का मान 0 से बड़ा हो, डी का मान 0 से बड़ा हो तो 2 वास्तविक हल होंगे। कैसे, 2 वास्तविक हल होंगे, 2 वास्तविक हल होंगे। यदि डी का मान 0 से छोटा हो तो वास्तविक हल नहीं होंगे, वास्तविक हल नहीं होंगे, मतलब हम काल्पनिक हल बोल सकते हैं यहाँ पर। और डी का मान यदि 0 है तो हम कहेंगे 2 बराबर वास्तविक हल होंगे, 2 बराबर वास्तविक हल होंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डी का मान छोटा होगा, मतलब कभी भी यदि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू नेगेटिव आती है, ऋण में आती है। यदि वैल्यू नेगेटिव आती है, ऋण में आती है, तो हम कह सकते हैं कि वह मान जो है 0 से छोटा है, अतः उसके 2 काल्पनिक हल होंगे, मतलब उसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। लेकिन यदि यही वैल्यू पॉजिटिव आती, धन में आती, तो उसके 2 वास्तविक हल होते। लेकिन यदि ये 0 आ जाता, मान लो यहाँ हो जाता 48 - 48, ये हो जाता 48 - 48, तो कितना जाता 0। तो हम कह देते कि इसके 2 बराबर वास्तविक हल होंगे। बराबर का मतलब होता है जो दोनों मान होंगे वो बराबर होंगे। यदि 1 है तो 2 होंगे, मतलब से दोनों 1 से मान निकल के आएंगे। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है इससे कि वर्ग समीकरण के अधिकतम कितने मान हो सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा यदि आप उसको सॉल्व करते हो, हल करते हो, तो अधिकतम कितने मान उस दिए गए वर्ग समीकरण के होंगे। तो ध्यान रखिएगा, वो डिपेंड करता है उसकी घात पर कि सबसे बड़ी घात कितनी है। यदि किसी समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 है तो उसके 2 हल होंगे। यदि कोई समीकरण दिया है 2x की घात 3 धन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और कहता है कि दिए गए समीकरण के अधिकतम कितने हल होंगे, तो आपको यह ध्यान रखना है कि दिए गए समीकरण में, दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है। तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसके 3 हल होंगे। तो डिपेंड किस पर करता है, पावर पर, कि सबसे बड़ी घात कितनी है। तो जितनी घात होती है, जितनी सबसे बड़ी घात होती है, उस समीकरण के उतने ही हल होंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए एमसीक्यू की दृष्टि से। तो ये तो हुई वर्ग समीकरण क्या होता है। वर्ग समीकरण में डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्तिकर कैसे निकालते हैं, विविक्तिकर की 3 प्रकृति दी हुई है और कंपलसरी है कि 1 से 2 क्वेश्चन इससे आना ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि दिए गए वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र क्या है। हम दिए गए वर्ग समीकरण को 2 प्रकार से हल करते हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है सूत्र विधि। कौन सी, सूत्र विधि। तो सूत्र है वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र है ना। वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस करनी b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है सूत्र। वर्ग समीकरण यदि दिया है और उसमें नहीं लिख कर आया है कि आप गुणनखंड विधि से हल करो, तो आप बकायदा सूत्र का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कम समय में आपको उत्तर दे देगा और बिल्कुल सटीक और सही आंसर देगा। तो सूत्र ये है, यहां पर ये जो ABC दिख रहे हैं ये वही चीज है जो अभी हमने बताया था। एक्स ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स के गुणांक, और सी क्या है, अचर राशि। तो एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, -10 बराबर 0। ठीक, तो हम इसको सूत्र विधि से हल करते हैं पहले, फिर इसको हम गुणनखंड विधि से हल करके आपको बताएंगे। तो यहां पर देखो a इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो a होता है, और यहां पर कुछ नहीं लिखा है एक्स स्क्वायर के साथ, मतलब 1 है। b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -10।
तो जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो x बराबर -3, देखो माइनस पहले से था और b की वैल्यू -3, प्लस माइनस करनी -3 का स्क्वायर -4a और c, ठीक है, अपॉन 2 गुणित 1। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस x बराबर प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस करनी 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो 10 चौके 40/2, तो x बराबर 3 धन ऋण 40 और 9 49/2। ये जो आपको 49 दिख रहा है ये 7 से बाहर आ जाएगा तो हो गया 2। भाई ये जो 49 है वो वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना है 7 है, कितना है 7, तो 7 3 10 सॉरी, अब देखो एक प्लस एक माइनस है तो दोनों चीजों को लेकर करना है अपन को, तो देखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेते हो दोस्तों तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 3 धन 7/2 बराबर 10/2 बराबर 5, ये कट गया। अब माइनस चिन्ह लेते हो तो 3 माइनस 7/2, 3 में से 7 जाएगा तो बचेगा माइनस का 4/2 बराबर माइनस का 2, तो आपके आंसर कौन से आ गए 5 और -2। तो यही आपको बताना था, ये आ गया किससे, आपसे सूत्र विधि से। हम इसी सवाल को आपको गुणनखंड विधि से हल करके बताते हैं। ठीक, सवाल क्या है दोस्तों, देखो सवाल है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमें x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। अब हमें करना क्या है, पहला स्टेप, ये पहला स्टेप क्या कहता है कि आपको मन में ही इस 10 के साथ 1 का गुणा कर लेना, 10 एकम 10, तो पहला पद वैसे ही रहा आएगा। अब ऐसी दो संख्या आपको बतानी है जिनका गुणा करने पर 10 आए, 10 एकम 10 जो आता है, गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने या घटाने पर उन दोनों संख्याओं को या तो आप जोड़ोगे या घटाओगे, कुछ भी करो, तो बीच का अंक आना चाहिए। बीच का अंक कितना है 3, तो देखो कितना आएगा 5 गुनी 10, तो हो जाएगा 5x और अच्छा माइनस का 5x इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहां पर से माइनस चाहिए, तो 5x + 2 5 दूनी 10 और माइनस का 10। पहला पद और अंतिम पद आपको जैसा है वैसे लिख देना है। इन दोनों से देखो x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x - 5, इन दोनों से प्लस का 2 कॉमन आएगा तो x - 5 बराबर 0। इन दोनों से फिर से x - 5 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x धन 2 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर में 0 रख के लिखेंगे तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 आ गया। एक बार इसके बराबर में 0 करके लिखोगे तो x बराबर -2 आ गया। देखो x बराबर -2 और x बराबर 5, मतलब यदि आप किसी भी विधि से सवाल को सॉल्व करते हैं तो आंसर में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा, आंसर जैसा था वैसा ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तो हुआ आपका वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण A to Z पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ ये दो चीजें ही करनी है। पहला तो आपको या तो उसके मान निकालने हैं, या डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर निकालना है, या उस विविक्तिकर के द्वारा आपको उस समीकरण का नेचर निकालना है। एक और सवाल है जिसमें आपको वैल्यू निकालनी रहती है, k का मान क्या होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक, और दोस्तों इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसे इबारती प्रश्न हैं जिनको पढ़ के आपको इक्वेशन बनानी है, और जैसे ही इक्वेशन या समीकरण बन जाती है तो आपको इन्हीं विधियों के द्वारा उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक, चलो ठीक है, हम k का मान वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। कह रहा है कि यदि दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल हो, कैसा क्या कह रहा है, यदि दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल हो तो k का मान निकालिए। अभी हमने आपको बताया था कि समीकरण के या दिए गए समीकरण के बराबर मूल कब होते हैं, तो हम फिर से बताते हैं कि दिए गए समीकरण के बराबर मूल तब होते हैं जब d का मान 0 के बराबर होता है। जब d का मान 0 के बराबर होता है और d क्या है आपका विविक्तिकर। तो देखते हैं यहाँ कंडीशन दी रहेगी दोस्तों की विविक्तिकर में यूज करना है या फिर से काल्पनिक हल में क्या करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया रहेगा। तो सबसे पहले तो हम बता दें a बराबर 2 है, b बराबर आपका k है, x के साथ जिसका गुणा होता है वो हमेशा b होता है, चाहे वो k हो, p हो, r हो या अंक हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ अंक होना कंपलसरी है। और c बराबर 3 है, तो मूल बराबर होंगे जब d बराबर 0 होगा। d का सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0।
मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 गुणित 2 गुणित 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर ये प्लस का सॉरी ये माइनस का ट्रांसपोज या पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 24। कभी भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले के नंबर पर करनी लग जाती है। अब इसको तोड़ते हैं दोस्तों, ये तोड़ते कैसे हैं ये आपसे तोड़ते आना चाहिए। जैसे कि ये 24 है तो ऐसे तोड़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ये देखो 2 का जब जोड़ा बनता है तो इसको हम वर्गमूल के बाहर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा के बराबर 2, सिर्फ एक जोड़ा बना था और अंदर रह गया 2 गुणित 3 मतलब 6। तो ये आपका आंसर। कहीं कहीं आपको प्लस माइनस 2 करनी 6 भी लिखा मिल सकता है, एक्चुअल में आपका आंसर यही है। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है, मतलब सीधी सी बात है। अध्याय 4 में आपके लिए नंबर लाना बहुत ही आसान है, सिर्फ विविक्तिकर और एक्स का मान निकालना है और इसके अलावा आपको पूरे चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने। बाकी जो बड़े क्वेश्चन है हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। दोस्तों हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 एपी की। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है, देखो कोई सीरीज दी है 2 4 6 8 एंड सो ऑन अनंत तक जा रही है। ठीक है, ये अनंत तक गई तो इसको अपरिमित सीरीज या बोलते हैं। तो यदि प्रश्न आता है कि दी गई सीरीजों में से, दी गई श्रेणियों में से कौन सी समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इसको निकालते कैसे। इसको हम बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, ये A4 एंड सो ऑन, और लास्ट में जो पद होता है वो होता है AN। A1 मतलब प्रथम पद कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रथम पद। प्रथम पद किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो प्रथम पद कहलाता है, जिसे हम A1 से या A से प्रदर्शित करते हैं। किसे, A1 से। अब D निकालना है, जिससे हमें पता चलेगा कि दी गई श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगले पद से पिछले पद को घटाते हैं। या तो A2 से A1 को घटा दो, या A3 से A2 को घटा दो, या A4 से A3 को घटा दो, या AN से AN-1 को घटा दो। AN-1 का मतलब क्या होता है कि जस्ट इसके पहले वाले पद को घटाते हैं। तो हम घटा के देखते हैं दोस्तों, जैसे हम घटा दें 4 - 2 बराबर 6 - 4 बराबर 8 - 6। जब हम घटाएंगे 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचा, 6 में से 4 गए तो 2 बचा, और 8 में से 6 गए तो 2 बचा। तो यहां हम देख रहे हैं कि सभी जगह डिफरेंस जो है, अंतर जो है समान है। तो ये हमारा कहलाता है सार्वांतर। क्या कहलाता है, सार्वांतर, जिसे हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि हम सर्वांतर को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, ना कि कैपिटल डी से, क्योंकि कैपिटल डी अभी हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, जैसे हम बोलते हैं विविक्तिकर। अतः सर्वांतर जो होता है स्मॉल डी होता है। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये डी ही है, जो हमें ये बताएगी कि दी गई सीरीज जो है एपी है या नहीं है, अर्थात से समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि अंतर समान आता है, क्या आता है, अंतर समान आता है, तो दी गई सीरीज जो है वो समांतर श्रेणी होगी, अदरवाइज वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो समांतर श्रेणी तो आपको पता चल गया कि कौन होता है कौन नहीं होता है। हाँ, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा के देखना है, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाना है, पीछे वाले से आगे वाले को नहीं घटाना है, चाहे वो माइनस में ही क्यों ना आए, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें ए जो होता है प्रथम पद होता है, डी जो होता है वो होता है सार्वांतर, ए एन जो होता है वो अंतिम पद होता है। तो सूत्र होते हैं दोस्तों इसमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन निकालने का सूत्र होता है। ठीक, फिर होता है एस एन, पदों का योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम लिख सकते हैं एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए एन प्लस ए एन प्लस ए एन प्लस ए। क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस ए। ठीक है, सॉरी ए प्लस ए एन, या वही चीज है। अब इसको हम लिख सकते हैं एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल, ए प्लस एल, एल जो है अंतिम पद ही होता है। तो इन सूत्रों का बस हमें इस पूरे चैप्टर में यूज करना है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं आएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। इतना क्लियर होने के बाद हम आपको कुछ एग्जांपल बता दें, जिससे कि आपका डाउट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। मान लो कोई सीरीज दी हुई है 2 6 4
3 और कहता है कि बताइए कि ये दी गई सीरीज जो है वो एपी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगले पद से पिछले पद को घटा देंगे तो 6 माइनस 2 बराबर तो 4 हो गया भाई, 6 में से 2 गया तो, और 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया, और 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस। तो ये देखो 4 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, मतलब ये अंतर जो है बराबर नहीं है। अतः दी गई सीरीज, दी गई श्रेणी एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतर जो होता है समान होना चाहिए, जैसे हम सार्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वांतर बोलते हैं। अब यहां पर इस चैप्टर में सिर्फ 3 प्रकार के सवाल हैं। वो 3 प्रकार के सवाल कौन से हैं वो देख लीजिए यहां पर से। बहुत ही आसान है, आराम से बिल्कुल देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ही आपका क्लियर हो जाएगा 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में। हाँ देखिए, मान लीजिए पहला सवाल कहता है कि 4, 6, 8, 10 कोई समांतर श्रेणी है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्न में हम आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन जो है समझा देंगे, ठीक। 4, 6, 8, 10 एक समांतर श्रेणी है, तो इसका 8वां पद क्या होगा। उसने प्रश्न में ही बोल दिया है कि दी गई सीरीज जो है समांतर श्रेणी है, तो आपको यह बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो एपी होगी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रश्न बोल रहा है कि दी गई समांतर श्रेणी में 8वां पद क्या होगा। 8वां पद क्या होगा, क्योंकि हमें सिर्फ 1, 2, 3, 4 पद दिए हैं, 8वां पद नहीं दिख रहा है। बहुत सारे पद हैं, अनंत तक जा रहा है, यहां पर कुछ नहीं है लास्ट में, मतलब अनंत तक जा रहा है। 8वां पद आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें मालूम है ए कितना है, 4। ए मतलब होता है क्या, प्रथम पद। हमें डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, अगले पद से पिछले पद को घटा के। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 बराबर 2 निकल आया। अब हमसे बोला गया है 8वां पद क्या होगा, तो n बराबर 8 दिया है। तो सूत्र है हमारे पास दोस्तों, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए n की जगह 8, a की जगह वैल्यू मालूम है 4, n की जगह 8 माइनस 1 और d की वैल्यू 2, ठीक है। तो 4 धन 8 माइनस 1 7 गुणित 2, तो 4 7 दूनी 14, 14 4 18, 14 और 4 18, तो 7 दूनी 14 और 14 और 4 18। तो 8वां पद जो होगा वो हमारा 18 अर्थात 18 होगा। तो इस तरीके से यदि आपसे कोई सा भी पद पूछे, कोई भी सीरीज दी हुई हो, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, डेसिमल में हो, रूट में हो, परमेय संख्या में हो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपसे जोड़ना घटाना आना चाहिए, ठीक। तो 8वां पद पूछा तो हमने निकाल लिया, 8वां पद 18 है। अब इसी का दूसरा टाइप देखते हैं हम। इसी का दूसरा टाइप है, मान लो इसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, देखिए हम कहते हैं, उल्टा करते हैं कि ये 18 दिया है, कि कौन सा पद 18 होगा। इसी को बिल्कुल आपको क्रॉस चेक करके बता देंगे कि दी गई एपी में, दी गई समांतर श्रेणी में कौन सा पद 18 होगा। कौन सा पद 18 होगा, मतलब इस पूरी सीरीज में कहीं ना कहीं 18 लिखा है, कहीं ना कहीं आपको 18 मिलेगा, आप आगे जाएंगे तो, लेकिन ये नहीं मालूम है कि किस पद पर 18 मिलेगा, तीसरे, चौथे, पांचवें, 8वें, 10वें पद पर आपको 18 मिले, तो हम वो निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर प्रश्न पूछ लेता है -81 होगा, -72 होगा, 540 होगा, ये पूछ लेता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम है। अच्छे से देखिएगा कौन सा पद 18 होगा। तो देखो ए दिया है आपको, कितना दिया है 4, डी कितना दिया है 6 माइनस 4 बराबर 2, लेकिन कौन सा पद 18 होगा, तो हमने माना एनवा पद 18 होगा, माना एनवा पद 18 होगा, माना एनवा पद 18 होगा, 18 होगा। तो ए एन दिया है अपन को, ए एन दिया है 18, एनवा पद 18 होगा, मतलब ए एन बराबर 18 आपको दिया हुआ है। कौन सा पद 18 होगा, कौन सा पद 17 होगा, कौन सा पद 20 होगा, कौन सा पद 81 होगा, या इस दी गई सीरीज में कोई पद 18 होगा या नहीं होगा, कोई पद -81 होगा या नहीं होगा, ये सब इसी प्रकार के प्रश्न में आ जाएंगे। तो अब सूत्र तो हमें मालूम है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन तो आपको गिवन है, कितना है 18, ए आपको है 4, एन मालूम नहीं है, ठीक, एन मालूम नहीं है, डी का मान है 2, प्लस का 4 पक्षांतरित होकर इस तरफ आएगा तो माइनस का 4, ये एन माइनस 1 इंटू 2, 18 में से 4 जाएंगे तो बच्चा 14, और ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो हो गया एन माइनस 1, तो 2 सत्ते 14, 7, ये माइनस का 1 भी इस तरफ पक्षांतरित होकर आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा दोस्तों 8,
कौन सा पद 18 होगा, 8वां पद 18 होगा। और अभी हमने निकाला था कि दी गई समांतर श्रेणी का 8वां पद क्या होगा, तो 8वां पद 18। और हमने दूसरा पैटर्न इसी में लगाया कि कौन सा पद 18 होगा, तो हमने निकाल लिया कि 8वां पद 18 होगा। तो प्रश्न सिर्फ घुमाने वाले हैं, प्रश्न को करना वही है। सिर्फ पूरे चैप्टर में 2 ही सूत्र हैं, एस एन का और ए एन का। यहां आपको कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना और यहां पर भी कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब एक कंडीशन वाले इबारती प्रश्न आते हैं, उनको थोड़ा सा हैंडल करने का तरीका क्या है वो हम आपको अगले वीडियो में जो है बता देंगे। ठीक है, अभी यहां पर से इन चीजों को बता दीजिएगा। यदि आपको कहीं पर भी समझ में ना आया हो तो आप इनको क्लियरली कमेंट में बता सकते हैं कि सर इस वाले टॉपिक को हमें समझा दीजिए। ठीक, तो ये हुए 2 पैटर्न। कितने? 2 पैटर्न। दोस्तों अब इसका तीसरा पैटर्न देखते हैं। तीसरा पैटर्न मतलब से जोड़ वाला। जोड़ वाला क्या कहता है मान लो ये एक आपकी एपी है, इसी एपी में हम आपको क्लियर कर दें। ठीक, आपकी ये एपी है, कहता है दी गई एपी में हमें 14 पदों का योग निकालिए। कितने? 14 पदों का योग निकालिए। एपी तो दी है मान लो 4 पद तक, यहां पर कुछ नहीं है। ठीक, 4 पद तक दी है, 4, 6, 8, 10 दी गई एपी में 14 पद का योग निकालना, मतलब 14 पदों को जोड़ना है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि 14 पद हमें पता होंगे फिर हम सबको प्लस करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो आपके पास सूत्र है ना दोस्तों, अभी हम और बता देंगे आपको। ठीक 14 पद को जोड़िए। तो a बराबर दिया है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, a बराबर आपको दिया है 4, d बराबर आपको दिया है 2 और n बराबर दे दिया 14, क्योंकि 14 पदों को जोड़ना है। ठीक, तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n मतलब 14 और ये 14 जितने पदों को जोड़ना है वो n है। यहाँ पर 2a 2 गुणित 4 धन 14 - 1 इंटू डी की वैल्यू है 2। तो ये कट गया 2 सत्ते 14, तो 7, 4 दूनी 8, 13 गुणित 2, 14 - 1 13 हो गया। ये हो गया 7, 8 धन 13 दूनी 26, 7 गुणित 26 और 8, 26 और 8 हो गया आपका 34। गुणा कर लीजिए, 7 चौके 28, 7 21, 21 और 2 23, तो 238। तो इसके 14 पदों का योग कितना आ गया? 238। तो हमने क्या किया, एक ही सीरीज थी, हमने तीनों पैटर्न आपको क्लियर कर दिए कि पदों का योग यदि पूछता है तो आपको ये सूत्र लगाना है, और यदि आपको पूछता है कि 17वां पद क्या होगा, 18वां पद क्या होगा, तो आपको ये सूत्र लगाना है, और कौन सा पद ये होगा तो आपको यही सूत्र लगाना है। और ये हुए आपके 3 प्रकार के 3 प्रकार के सवाल, और 3 प्रकार के अलावा चौथा कोई भी प्रकार नहीं है। इबारती प्रश्न में भी आपको सिर्फ एपी बनानी है, एपी क्रिएट करनी है, एपी को अच्छे से समझना है और सूत्र को यूज करके आपको कंप्लीट कर देना है। चलो ठीक है, एक चीज और बताते हैं हम इस चैप्टर की, थोड़ी सी जो छोटे छोटे सवाल हैं वो है क्या, बहुत ही इजी है दोस्तों, यदि समझ में ना आए तो बता दें। और 2 दिन का समय है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जितना भी यहाँ पर से कॉन्सेप्ट लेकर चलें तो वो सब आपसे बन जाए। ठीक, क्योंकि सवाल पढ़ के यदि आप जाते हैं तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण अंक यदि बदल के आते हैं, संख्या बदल के आती है, तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, किसी भी हालत पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे क्या है, अंक के साथ याद तक कर लेते हैं, गणित भी देखो यदि प्रश्न है, प्रश्न में आपको दिया है, प्रश्न में क्या क्या दिया है देखो हम बता दें। जैसे कि प्रश्न में दिया है a बराबर 7 दिया है, d बराबर 3 दिया है, n बराबर 8 दिया है, और वो कह रहा है an निकालें। क्या निकालें? an निकालें, an निकालें। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें सूत्र मालूम है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an निकालना है दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, an, और n यहां पर गौर करिएगा 8 है, n कितना है? 8 है, n यहां पर 8 है। तो ये हमें कह रहा है a 8 निकालें, a की वैल्यू है 7, n की वैल्यू है 8 - 1, d की वैल्यू आपको दी है 3। तो a 8 बराबर हो जाएगी 7 धन 8 - 1 7 गुणित 3, 7 धन 7 21, 21 और 7 28। तो देखो, हाँ अब सूत्र की बात करते हैं। देखो यहां पर कितनी चीजें हैं, 4 चीजें हैं। एक तो an है, दूसरा है a, फिर है n और फिर है d। इन चारों में से कोई भी 3 चीज यदि आपको दी हुई है प्रश्न में, कोई भी 3 चीज दी हुई हो तो आप उन तीनों को रख दीजिए, और जो नहीं दिया है उनको ना रखें। और जिन जैसे ही आप इनको रखेंगे, जो भी 3 वैल्यू दी होंगे, तो चौथी वैल्यू ऑटोमेटिक अपने आप निकल के आ जाएगी। ठीक है, इबारती प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों हम थोड़ा सा हाँ, इबारती प्रश्न में थोड़े से क्या है, एपी बनाने के लिए आता है। ठीक है, तो एपी देखो क्या होता है, एपी होती है ए प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन।
इस तरीके से एपी आपकी बनती है। कैसे बनती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अब ये कैसे बनती है आप बोलेंगे कि सर ये है क्या? देखो होता क्या है, प्रश्न दिया होता है कि किसी श्रेणी का 7वां पद 5 है, किसी श्रेणी का 8वां पद 7 है, ठीक है, ये दिया है। तो होता क्या है, इस 7 को हमें लिखना क्या है? इस 7 को आप लिखोगे दोस्तों a प्लस 6d बराबर 5, और इस पद को लिखोगे a प्लस 7d बराबर 7। तो इससे आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण बन जाएंगे। पहला मिल गया a और ये d, तो मतलब दो चर वाला, इसको नाम देते हैं ना 1 और इसको दे देना नाम 2। किसी भी प्रकार के एपी के सवालों को हल करने के लिए आपके पास सिर्फ ए और डी होना चाहिए। हम लिखने का तरीका बता दें आपको कि आपने ये जो लिखा है, हमने जो लिखा कैसे लिखते हैं। तो वो यदि कभी भी पूछता है वो 15वां पद लिखना है तो 15वां पद लिखेंगे a प्लस 14d। यदि वो बोलता है 18वां पद लिखना है तो हम लिखेंगे a प्लस 17d। यदि उसने बोला 19वां पद तो हम लिखेंगे a प्लस 18d। यदि वो बोलेगा 50वां पद तो हम लिखेंगे a प्लस 49d। यदि वो बोलेगा 100वां पद तो हम लिखेंगे a प्लस 99d। यहां पर से इतनी सारी चीजें हमने लिखी हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि जो भी पद लिखने के लिए बोलता है तो उसको ए और डी की टर्म में कैसे लिखना है? ए के साथ उससे एक कम करके गुणा करके हमें जोड़ देना है। जैसे 15वें पद की बात करें तो हमने यहाँ 14d जोड़ा है, 18वें पद की बात करें तो 17d जोड़ा है, 19वें पद की बात करें तो 18d जोड़ा है। कहने का मतलब ये है आपको क्या लिखना है? एक कम करके लिखना है, a प्लस एक कम करके लिखना है। तो देखो सूत्र वही बनेगा जो हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है सूत्र n का, यही होता है ना। तो देखो जैसे हम बात करें, इसी की बात करें, हम बात करें 16वें पद की, तो 16वां पद क्या लिखेंगे? a प्लस एक कम 16 माइनस 1 बराबर 15d। तो ये लिखने का तरीका है। जब भी इबारती प्रश्न आते हैं कहा जाता है कि 17वां पद ये है, 18वां पद ये है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। क्लियर है ना दोस्तों? हाँ, कभी कभी होता है आपको इबारती प्रश्न दिया, उसने बोला कि एपी के शुरू के 4 पद या लास्ट के 4 पद निकालिए, तो आप क्या करेंगे? आपको ऐसा नहीं है कि ये सूत्र बार बार लगाना है, आपसे बोला गया तो आप सीधे निकाल दो कि a5 बराबर a प्लस 4d, मतलब a और d की वैल्यू मालूम है तो 5वां पद आ जाएगा। a6 बराबर a प्लस 5d, a7 बराबर a प्लस 6d। तो इस तरीके से इसको लिखना है। इबारती प्रश्न के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, यदि आपको जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। देखते हैं हम अगला चैप्टर। दोस्तों हम देखेंगे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिससे कि 7 नंबर का आना है, ठीक है। 7 नंबर का आना बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो यहाँ पर से बिल्कुल भी फोकस करें। हम ऐसा कॉन्सेप्ट है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा देंगे। आपको जो प्रश्न है वो आपको किस कंडीशन पर हल करने हैं, किन विधियों से हल करने हैं, विधियों में क्या करना है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर बता दी जाएंगी। तो बिल्कुल लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। तो हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं चर की। तो चर है क्या? तो ये जो x, y और z दिख रहे हैं, जिनका मान लगातार निरंतर से हर समीकरण में कंडीशन के अनुसार बदलता रहता है, वो चर कहलाते हैं। और जिनका मान स्थिर होता है, कभी भी नहीं बदलता है, वो अचर कहलाते हैं। तो ये जो हमारी संख्याएं दिख रही हैं, ये अचर हैं। दो हमेशा दो ही रहेगा, चाहे आप किसी भी चैप्टर में पढ़ें, किसी भी समीकरण पढ़ें, दो का मान 2.5 या 2.3 या 1.9 नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो चर होते हैं, इनका मान समीकरण के अनुसार बदलता जाता है। मान लो पहले समीकरण के लिए x का मान 5 आए, तो दूसरे समीकरण के लिए x का मान 6 भी आ सकता है, -7 भी आ सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं? चर। तो यहां से तो आपको क्लियर हुआ कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। हम बात करते हैं समीकरण की। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ऐसा समीकरण जिसमें, अच्छा, दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करना है ना। रैखिक समीकरण कौन सा? रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण कहलाते हैं जिसमें चर की सबसे बड़ी घात या मैक्सिमम पावर जो होती है वो 1 होती है। सबसे बड़ी घात या मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो देखो यहाँ पर से x और y की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1 है। जहां पर कहीं पर भी कोई पावर आपको ना दिखे तो वहां पर पावर आपको 1 मान लेना है। फिर से आप देख लीजिए, जैसे लिखा है x, इसके साथ किस संख्या का गुणा है? नहीं दिख रहा है, मतलब 1 का गुणा है। इसमें किस संख्या का भाग है? नहीं दिख रहा है, मतलब 1 का भाग है। इस संख्या पर कितने की पावर है? नहीं दिख रही, मतलब 1 की पावर है। मतलब जहां पर आपको कुछ नहीं दिखेगा वहां पर आपको 1 मान लेना है, 0 नहीं मानना है, क्योंकि 0 दिखता है हमेशा। यदि 0 कहीं पर लिखा है तो 0 आपको लिखा हुआ दिखेगा, ठीक। तो ऐसा समीकरण जिसमें किसी भी चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है वो रैखिक समीकरण कहलाता है। और हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो देखो दो चर मतलब ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें एक साथ दो चर हो। देखो दो चर हैं, पहला है x और दूसरा है y,
और ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको एक्स वाई ही मिले, आपको वाई जेड भी मिल सकता है, पी क्यू भी मिल सकता है, आर एस भी मिल सकता है। तो सिर्फ दो चर यदि हैं तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज कि यदि पूछा जाता है कि दिए गए समीकरण में अधिकतम कितने हल होंगे, तो दिए गए समीकरण में अधिकतम दो हल होंगे, जितने उसके चर होते हैं उतने उसके हल होते हैं। यदि कोई समीकरण लिखा हुआ है दोस्तों 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया तीन चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहां पर कितने चर हैं? तीन चर हैं, तो इसके हल कितने होंगे? तीन होंगे। तो किसी भी समीकरण के कितने हल होंगे, कितने मूल होंगे, कितने शून्यक होंगे, डिपेंड करता है उसकी घात पर और उसके चरों की संख्या पर। यदि घात सबसे बड़ी घात जितनी होती है उतने चर होते हैं। मान लो किसी समीकरण में सबसे बड़ी घात 3 है तो उसके 3 चर होंगे। यदि किसी समीकरण में सबसे बड़ी घात 4 है तो उसके 4 हल होंगे। इसी तरीके से यदि किसी दिए गए समीकरण में जितने चर होंगे, जितने मैक्सिमम चर होंगे, सबसे ज्यादा चर होंगे, उसके उतने ही हल होंगे। तो इसमें दो चर हैं x और y, तो इसके दो हल होंगे, मतलब x का मान आएगा और y का मान आएगा। इतना तो क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि यदि समीकरण दो समीकरण दिए हैं, ठीक है, तो हाँ यहां पर एक बार और, जो a होता है x का गुणांक। किसका? x का गुणांक, मतलब x के साथ किसी भी संख्या का गुणा हो तो वो a कहलाएगा। b होता है y का गुणांक, मतलब दूसरे वाले चर के साथ जिस संख्या का गुणा होता है वो y। तो देखिए यहां पर है क्या, c क्या है? अचर राशि। क्या है c? अचर राशि। अचर राशि मतलब जिसके साथ कुछ भी नहीं है, x y z कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं यहां पर से तीन कंडीशन देखेंगे दोस्तों। इस पूरे चैप्टर में इन तीन कंडीशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है इसी पर बेस्ड है। ठीक, पहला कंडीशन, सबसे पहले यदि दो समीकरण दिए हैं, इसके यदि दो समीकरण दिए हैं तो इसको a1, इसको b1 और इसको c1 मानेंगे। यदि दो समीकरण है तो उसको a2, b2 और c2 मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक, इस तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। तो पहली कंडीशन होती है यदि a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 के बराबर ना हो तो ये जो कंडीशन होती है वो कहलाती है अद्वितीय हल। क्या कहलाती है? अद्वितीय हल। जब हम इस दोनों समीकरण को हल करते हैं तो ग्राफीय रूप में इसमें आपको जो दो रेखाएं होंगी दोनों समीकरण की, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। तीसरी कंडीशन है कि इस स्थिति में, अर्थात अद्वितीय हल की कंडीशन पर, समीकरण का हल जो होगा वो संगत होगा। अब देखो इसको अच्छे से समझ लो। मान लो कोई समीकरण दिया है 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और फिर यहां समीकरण है आपका 5x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो समीकरण है, आपको बताना है कि अद्वितीय हल है या प्रतिच्छेद है या संगत है। तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे लिए a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 3/2। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है भाई, ये तो 2/5 है, ये 3/2 है, तो बराबर नहीं है। और ये वैल्यू किसकी थी? a1/a2 और ये थी b1/b2 की। चूंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः समीकरण का अद्वितीय हल होगा। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अद्वितीय हल पर ही हमें समीकरण को हल करना है। हल करने के लिए कितनी विधियां हैं, कौन कौन सी हैं, कैसे हल करना है, हम जस्ट इन तीन कंडीशनों के बाद आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। दूसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो यहां पर समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन पर दोस्तों समीकरण की जो रेखाएं होंगी वो समानांतर रेखाएं होंगी। कैसी? समांतर रेखाएं होंगी। और इस कंडीशन पर समीकरण का असंगत हल होगा, अर्थात इनकंसिस्टेंट रखेगा। अब वो भी देख लो। मान लो लिखा है 2x प्लस 4y धन 8 इज इक्वल टू 0, और यहां लिखा है 4x प्लस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो a1, a2, b1, b2, c1, c2। तो हम देखते हैं, देखो a1/a2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2/4। तो इसको सॉल्व करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। हम निकालते हैं b1/b2 तो ये हो जाएगा 4/8। इसको कैंसिल करोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भी हो गया 1/2। फिर हम निकालते हैं c1/c2 तो ये हो जाएगा 8/9। तो देखो 1/2 बराबर है इस वाले 1/2 के, लेकिन 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के। तो ये जो 1/2 है वो किसकी वैल्यू थी? पहले a1/a2 की। लेकिन ये 1/2 जो दूसरा वाला है वो किसकी वैल्यू थी? b1/b2 की।
लेकिन ये जो C1/C2 है बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि समीकरण का कोई भी हल नहीं है। तीसरी कंडीशन है दोस्तों, लास्ट कंडीशन है, फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक, लिखा है A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये बराबर ये होगा C1/C2। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें तीनों अनुपात बराबर हो, जिसमें तीनों अनुपात बराबर हो, तो उसमें हो जाता है अनंततः अनेक हल। अनंततः अनेक हल मतलब मैनी सॉल्यूशन, अनंततः अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है? मैनी सॉल्यूशन में भी समीकरण, अच्छा ये जो रेखाएं मिलेंगी वो संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती। और समीकरण संगत हल रखेंगे। इन चीजों को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, ये कब संगत होता है, कब असंगत होता है। मतलब कोई हल नहीं वाली कंडीशन पर केवल असंगत होगा, बाकी दोनों कंडीशनों पर जो समीकरण का हल होगा वो संगत होगा। इसको भी देख लीजिए वो किस तरीके से आता है। हमेशा हर चीज क्लियर नहीं दिखती है। 2x + 3y + 4 = 0। यहां हो जाएगा 4x + 6y + 8 = 0। जब हम A1/A2 निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। फिर B1/B2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/6, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। फिर हम निकालेंगे C1/C2 तो = 4/8 = 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। देखो ये तीनों वैल्यू बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये भी बराबर है C1/C2 के। मतलब ये दिए गए दो समीकरण जो है अनंततः अनेक हल रखेंगे, मेनी सॉल्यूशन रखेंगे। और रेखाओं की बात होगी ग्राफीय रूप में, तो संपाती रेखाएं मिलेंगी और समीकरण का जो हल होगा वो संगत हल होगा। ठीक, अब समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना रहता है कि समीकरण का हल क्या है ना। तो समीकरण में यदि अद्वितीय हल वाली कंडीशन आती है, जब आप चेक करते हो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो अद्वितीय हल वाली जब कंडीशन आती है तो ही आपको समीकरण को हल करना है। और समीकरण को हल करने की आपके पास 3 विधियां हैं, जिसमें कि विधियों के नाम है, पहली है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन, कौन सी? प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी होती है विलोपन विधि, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन। और तीसरी होती है वज्र गुणनखंड विधि, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वज्र गुणनखंड विधि। इन तीनों विधियों में से किसी भी एक विधि से आप समीकरण को हल कर सकते हैं, लेकिन यदि प्रश्न में इन विधियों का नाम लिखकर आता है तो आपको उन्हीं विधियों से हल करना पड़ेगा जिस विधि का नाम लिखकर आया गया है। अदरवाइज यदि आप किसी और विधि का यूज करते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, तो एक सवाल देखते हैं अभी हम प्रतिस्थापन का, जिसमें आपको बहुत ही इजीली जो है समझ में आ जाए, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे एक सवाल है x + y = 14। ठीक है, सवाल की बात करें, x + y = 14, इसको नाम दे दिया समीकरण 1। दूसरा समीकरण है x - y = 4। x - y = 4 समीकरण नंबर 2। बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इस सवाल को समझना है, बाकी कोई भी सवाल आ जाएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक, तो हम प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर अभी प्रतिस्थापन विधि की हम सभी विधियों को पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, चाहे पहले समीकरण से चाहे दूसरे समीकरण से, किसी भी एक समीकरण से हम x की वैल्यू y के पद में निकाल लेते हैं या y की वैल्यू x के पद में। तो हम समीकरण 2 से करते हैं। ठीक है, किससे? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हो जाएगा x = y - 4। देखो ये माइनस का y पक्षांतर होकर राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। इसको नाम दे दो समीकरण 3। अब हम x की वैल्यू कितनी निकाल लिए हैं? x = y - 4। मतलब जहां जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर आप क्या रखोगे? y - 4। तो हम कहां रखेंगे अब? समीकरण 1 में। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिस समीकरण से आप मान निकालते हो उसी समीकरण में ये मान आपको कभी भी नहीं रखना है, नहीं तो वो समीकरण को शून्य कर देगा। तो हम कहां रखेंगे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x + y = 14। x + y = 14। तो x की जगह क्या रखना है दोस्तों? y + 4। कितना लिखना है? y + 4, और y तो पहले से था बराबर 14। y और y 2y, और ये 14, प्लस का 14 पक्षांतर होगा तो माइनस का 14, 14 में से 4 गया तो 10, तो 2y = 10।
तो y बराबर हो जाएगा 10/2, क्योंकि हमें y चाहिए, तो y के साथ जो संख्या गुणा में है वो कहां चली जाती है, भाग में। तो 2 से काट दिया, 2 पंचे 10, तो y का मान आ गया 5। इस y के मान को आप डायरेक्ट समीकरण 3 में रख दो तो x का मान आ जाएगा। यहां यदि हम रखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो समीकरण 3 में लिख दो आगे, यहां पर बिल्कुल लिखते चलिए, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे तो x प्लस वाई धन 4, x धन नहीं है, x बराबर, तो x बराबर ये 5 है तो 5 धन 4, x बराबर 9, तो x बराबर 9 आ गया और y बराबर कितना आ गया 5। यही आपके आंसर। ठीक, प्रतिस्थापन विधि बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक, अब देखो एक सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही आईएमपी सवाल है, इसको तो आप बिल्कुल देख लीजिए। और इसके बाद दोस्तों हम एक वीडियो जिसमें कि एमसीक्यू पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए जाएंगे, पूरा बेसिक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, वैसे इसमें भी हो जाएगा, वही कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन है, यदि समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो m का मान निकालिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। आपको m का मान निकालना है, तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि m का मान तभी निकलेगा जब इसको नाम दे दो समीकरण 1, इसको नाम दे दो समीकरण 2, इसको नाम दे दो समीकरण 3, कि x और y का मान यदि आपको मिल जाएगा जिसको आप यहां पर रख सको तो आपको m मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अब यहां पर आप देख लीजिएगा, क्या देख लीजिएगा कि हम यहां पर विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन हम पढ़ चुके हैं, आप विलोपन भी यूज कर सकते हैं, प्रतिस्थापन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी विधि का नाम नहीं लिखा है, तो हम करेंगे विलोपन। विलोपन की एक कंडीशन है कि गुणांक जो होते हैं बराबर होने चाहिए, या तो x का गुणांक बराबर रहे या y का गुणांक बराबर रहे, है ना, ये मेन चीज है, या हम कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको ध्यान देना है। ठीक, तो हम देखते हैं, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो घटाते हैं दोस्तों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। जब हम घटाने का काम करते हैं तो दूसरे समीकरण के पूरे चिन्ह जो है बदल जाते हैं। बदलने का मतलब होता है प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस, तो ये प्लस का था तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये माइनस का है तो प्लस। 2x से 2x कट गया, 3 और 4, इस चिन्ह को देखना है, मतलब 4 के सामने प्लस लिखा है तो 3 और 4 कितने हो गए, 7y, प्लस जुड़ेगा तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35, तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों 35/7, 7 से कट गया 7 पना 35, तो y बराबर कितना आ गया 5। अब हमें x भी चाहिए है, इस y के मान को समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख सकते हैं। हाँ, आप कहीं भी रखेंगे आ जाएगा, लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं कि सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन छोटा रहे, तो हम इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो ये कितना हो गया, 2x धन 3y बराबर 11, तो 2x धन 3 गुणित 5 बराबर 11, तो 2x धन 15 बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, ये प्लस का 15 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, और 11 में से 15 गया तो बचा -4। अब हमें x चाहिए, तो ये गुणा में 2 है तो कहां चला जाएगा, भाग में, तो -4/2, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, तो ये आ गया -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब आपके पास x और y दोनों मिल गए, एक y बराबर 5 और x बराबर -2, हमें m चाहिए, तो समीकरण 3 में x और y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में x और y का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान कितना है दोस्तों, देखो यहाँ 5 है, कितना है 5, m, x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3, 5, ये प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो -3 हो गया, गुणा करोगे तो -2m, ये बचा आपका 2 बराबर -2m, ये -2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/-2 इज इक्वल टू m, 2 से 2 कट गया, बचा -1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1, आपका आंसर आ गया -1। तो बहुत ही इजी है प्रतिस्थापन में, आपको सिर्फ ये देखना है
कि गुणांक कैसे बराबर करने हैं। इसके लिए और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 में आपको पूरा का पूरा जो है एक्सरसाइज वाइज मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम सिर्फ आईएमपी और कुल कुल छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा जो है सवाल अध्ययन के हो गए, मतलब अध्ययन के चारों सेट हो गए, उसके बाद से जो प्रीबोर्ड हुआ था उसके चारों सेट हो गए, वो सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, आपको 10th आईएमपी परीक्षा के सॉल्यूशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको सबके सब जो है सॉल्यूशन लाइन से बकायदा मिल जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों चैप्टर नंबर 8 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ पर देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति के परिचय में इस 15 मिनट की वीडियो में आपको पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट और पूरे सवाल जो है एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक भी स्किप ना करें, कहीं पर भी कुछ भी देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हम बात करते हैं अध्याय 8 की। तो सबसे पहले तो बात हम बताते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात अर्थात से समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच का संबंध। त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच जो है संबंध वो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। तो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। सभी को मालूम है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इन 3 भुजा और 3 कोण में यदि एक कोण 90 अंश का होता है तो वह समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। यदि बी समकोण है, कोण बी जो है समकोण है मतलब 90 अंश का है, समकोण मतलब 90 अंश का है, तो समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, नीचे वाली भुजा हमेशा आधार कहलाती है यदि ये थीटा माना जाए। ठीक, और ये लंब कहलाता है। एक चीज और दोस्तों अभी हम बताएं क्वेश्चन में आपको कि ये आधार और लंब जो है आपस में चेंज हो जाते हैं लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है। अब इन तीनों भुजाओं के बीच में जब हम संबंध ज्ञात करते हैं तो आपको 6 त्रिकोणमिति अनुपात मिलते हैं। पहला होता है दोस्तों साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। उसके बाद आता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। नेक्स्ट होता है दोस्तों टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। आपको सिर्फ ये 3 चीजें याद रखनी है, साइन, कॉस और टेन। तो साइन थीटा बिल्कुल स्पेशल है, आपको कोई भी ट्रिक यूज नहीं करना, क्योंकि ट्रिक यदि आप पढ़ते हो तो आपको टाइम ज्यादा लगता है। आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि ये यदि 90 अंश है तो एक बार लंब के साथ कर्ण आएगा, एक बार आधार के साथ कर्ण आएगा, फिर तीसरे वाले में कर्ण आएगा ही नहीं, तो लंब बटे आधार। अब देखो साइन का उल्टा है, होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा, मतलब लंब बटे कर्ण का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा होता है दोस्तों सेक थीटा। तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ इन तीनों को याद रखें। कौन सी? साइन, कॉस और टेन। और जस्ट इसके उल्टा आप पढ़ेंगे तो आपको बाकी के बचे 3 मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ सूत्र होते हैं सबसे जो हमें सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक ये पहला सूत्र है, लेकिन इसके 2 और बनते हैं। 2 और बनते हैं। 2 कैसे बनेंगे? हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें साइन बस चाहिए रहेगा तो साइन को अकेला छोड़ के उसके साथ जो कॉस है उठा के हम राइट हैंड साइड में कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस, हाँ एक चीज ध्यान रखिए, आप लोग क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिखते हैं। ये बिल्कुल गलती नहीं करना, क्योंकि जिसको पक्षांतरित करते हैं उसके चिन्ह में बदलाव होगा, जिसको पक्षांतर करते हैं उसके चिन्ह में बदलाव होगा। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये उठ के राइट हैंड में जाएगा, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें कॉस सिंगल चाहिए है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र हुए। फिर आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हमें टेन सिंगल चाहिए, अकेला चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब हमें एक अकेला चाहिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सिर्फ टेन को उठा के इस तरफ ले जा रहे हैं तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 सूत्र हो गए। इसी तरीके से एक और सूत्र, मतलब स्पेशल आपके पास 3 सूत्र है, एक ये है और एक ये है। इनको पक्षांतरित कर करके 2 उनके बढ़ जाएंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब आप कॉट सिंगल रखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और जब आप 1 सिंगल रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गए 3 सूत्र। टोटल कुल मिलाकर से 3 के 9 सूत्र जो है आपके
बन जाते हैं। और बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ 3 याद करना है, एक ये वाला, एक ये और एक ये, बाकी ये पक्षांतर कर करके बन जाते हैं। हाँ, इसके 9 9 दूनी 18 और बनते हैं। कैसे बनते हैं वो देखिए। देखो जैसे हमने बात की यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की, हमें केवल साइन थीटा चाहिए। क्या चाहिए? साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर जब उठ के सामने जाएगा तो करनी बन जाता है। क्या बन जाता है? करनी या रूट लग जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, आपका जो एमसीक्यू है इसी से आएगा। तो जब स्क्वायर उठ के सामने जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम कंडीशन इसके साथ, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम कंडीशन सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये स्क्वायर सामने उठ के आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब हम बात करेंगे टेन स्क्वायर से तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर को हम यदि बदलना चाहें तो हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू, जो रूट सामने आ जाएगा स्क्वायर का, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब आपको ये चीजें अलग से याद नहीं करनी है, इसी सूत्र से जो है सब कुछ बन जाएगा। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, यदि आपको थोड़ा सा और देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। वैसे नोट करने का टाइम नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए। फिर हम आते हैं सवाल पर। अच्छा, कुछ और बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे हमने अभी आपको बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इनको हम अपोजिट अर्थात व्युत्क्रम के रूप में, बटे के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जिससे हम लिख सकते हैं साइन थीटा, हमें मालूम है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक। तो साइन थीटा बराबर से 1 अपॉन कोसेक थीटा यदि आपको मिलता है तो आप 1 अपॉन कोसेक थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, या 1 अपॉन साइन थीटा को आप कोसेक थीटा लिख सकते हैं। एक ही चीज है, सिर्फ आपको यह याद रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन थीटा बराबर से 1 अपॉन कोसेक या 1 अपॉन कोसेक इज इक्वल टू साइन। एक और महत्वपूर्ण इसी के लिए, जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रिया गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब साइन के साथ कोसेक का उसके व्युत्क्रम के साथ गुणा करोगे तो 1 आता है, और यही तीनों चीजें जो है इनके साथ भी आएगी। तो cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा, 1 अपॉन sec इज इक्वल टू cos sec cos थीटा, और sec इनटू cos इज इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से 1 अपॉन tan इज इक्वल टू cot, 1 अपॉन cot इज इक्वल टू tan, और tan इनटू cot इज इक्वल टू 1। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर आपको प्रूव करने वाले सवालों में सबसे ज्यादा यूज होना है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ सवाल देखते हैं कि सवाल का पैटर्न क्या होता है, कितने प्रकार के पैटर्न के सवाल आते हैं। तो 3 प्रकार के पैटर्न के सवाल जो हैं इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। पहला जो पैटर्न है बहुत ही इजी है और कंपलसरी कि उसका एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक, तो है क्या वो? मान लीजिए आपको दिया है दोस्तों साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है। कितना दिया है? 3/5। और आपसे बोला जाता है टेन थीटा, अच्छा थीटा की जगह ए दिया है, साइन ए बराबर दिया है, तो आप टेन ए और कॉस ए निकाल के दें। ये टेन ए और कॉस ए आपको फाइंड करके देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इससे रिलेटेड आपसे 10, 20, 25 जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे अच्छे तरीके से जो है बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो 2 भुजाओं को लेकर बनता है। कितनी? 2 भुजाओं को। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। इस तरीके से आपने बनाया, लेकिन डायमेंशन देने में, मतलब भुजा का नाम देने में आप गलती ना करें। जब इस पर टेन ए की बात हो, जब इस पर ए की बात हो तो ए हमेशा यहां लेना है। यदि इस पर बी की बात हो, मतलब साइन बी होता तो बी लेते, यदि यहाँ साइन सी होता तो यहाँ सी लेते। ठीक, अब बाकी की 2 भुजाएं कहीं भी ले सकते हैं, तो ए बी और सी हो गया। जहां पर बी हमारा 90 अंश है तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश है। कोण बी बराबर 90 अंश है भाई, कोण बी बराबर 90 अंश है। तो 90 के सामने की भुजा हमारी हो गई कर्ण। क्या हो गई? कर्ण। ये हो गया हमारा लंब और ये हमारा आधार। क्लियर है? तो साइन ए बराबर 3/5 दिया है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। साइन ए बराबर दिया है 3/5, और साइन थीटा सूत्र जो अभी हमने पढ़ाया था वहां पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब 3/5। मतलब भुजा कौन कौन सी दी है? बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी। हमें आधार चाहिए है, ए बी चाहिए है। तो समकोण त्रिभुज में कभी भी, कहीं भी, किसी भी चैप्टर में यदि समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दी हैं और आपको तीसरी भुजा निकालनी है तो आप क्या करेंगे? पाइथागोरस लगा देंगे। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस से, किससे? पाइथागोरस से। पाइथागोरस होता है कर्ण का स्क्वायर। हाँ, इस चीज का ध्यान रखिए, कर्ण का स्क्वायर नहीं लिखना, आपको भुजा लिखनी।
कर्ण वाली भुजा कौन सी है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। इसका मान दिया है आपको 5 का स्क्वायर, BC दिया है आपको 3 का स्क्वायर और AB आपको मालूम नहीं है। ठीक, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया AB का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 25 माइनस 9 बराबर AB का स्क्वायर। 25 में से 9 गए तो हो गया 16 और 16 बराबर हो गया AB का स्क्वायर। और जब स्क्वायर सामने आएगा तो लग जाएगी करनी, तो 16 बराबर AB का स्क्वायर AB। और जब ये बाहर निकलेगा, ये वर्गमूल किसका है, 4 का, तो AB बराबर हो गया 4। मतलब ये भुजा जो आ गई 4, इसको आपको चित्र में नहीं लिखना है। अब जो पूछा जाता है आप लिख सकते हैं, चाहे tan पूछे, cosec sec कुछ भी पूछे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब BC बटे AB और मान हो जाएगा 3/4। बोलता है cos A, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मतलब से AB बटे AC, मतलब 4/5। ये आपके आंसर। यदि आपसे 5 और पूछता बचे हुए तो आप 5 लिख सकते हैं। बकायदा आपके पास एक चीज होनी चाहिए, सूत्र याद होनी चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो इस तरीके से सवाल जो है कंपलसरी कुछ भी पूछे, है ना, चाहे वो साइन A दे दे, चाहे वो cos B दे दे, चाहे वो tan A दे दे, चाहे वो cosec दे दे, मतलब यदि आपको इनमें से त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ भी देता है तो आपको हमेशा 2 भुजा मिलेगी। बिल्कुल लिख कर रख लीजिए कि यदि उसने cosec A दिया, tan A दिया, cot B दिया, तो आपको हमेशा 2 भुजा चित्र में मिलेंगी ही मिलेंगी। और तीसरी भुजा आपको निकालनी है पाइथागोरस प्रमेय से। तो कोई कठिन काम नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। बाकी तो अभी हम 2 दिन है नहीं है और उस पर और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा सवाल जो है हम आपको बताएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा थोड़ा सा। यदि क्वेश्चन दिया है कि tan A प्लस बी, क्वेश्चन है दिया है tan A प्लस बी इज इक्वल टू √3, है ना, एंड दिया है tan A माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो आपको A और B का मान जो है निकालना है। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम इसको tan A प्लस बी को लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं tan A प्लस बी इक्वल टू tan 60, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो tan से tan कैंसिल, तो आपके पास बचा A प्लस बी बराबर 60। इसको नाम दे दिया समीकरण 1। सेम कंडीशन जब हम आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan A माइनस बी, tan A माइनस बी बराबर tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो tan से tan कैंसिल, तो ये हो गया आपका A माइनस बी इज इक्वल टू 30। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये देखो, अपने अभी जो देखा था जस्ट पहले, 2 चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3। तो यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, तो इनको आप तो विलोपन या प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं। तो हम हल कर रहे हैं इसको विलोपन से। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटा दें। समीकरण 1 से 2 को घटा दें तो कैसे घटाएंगे, A प्लस बी बराबर 60 और A माइनस बी बराबर 30। तो माइनस प्लस माइनस। हमने आपको बताया था जब घटाने का काम करते हैं तो दूसरे समीकरण के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, मतलब प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो b और b, ये अब b के सामने प्लस है तो b और b कितने, 2b, और 30 में से वो 60 में से 30 गए तो 30, और b बराबर हो गया 30/2। ये इनटू में था तो डिवाइड में हो गया, तो 2 से 15 बार ये कट गया, तो b का मान आ गया आपका दोस्तों 15। इस b के मान को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो। चलो ठीक है, हम समीकरण 1 में रख के दे रहे हैं। ठीक है, तो b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही आप 2 में रखोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60, तो a प्लस 15 बराबर 60, a बराबर 60 माइनस 15, तो a बराबर 45। तो a का मान 45 और b का मान 15, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो आप जरूर बताएं। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन 2 दिनों में आपके जो है इजीली पेपर से आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकें। और अगली वीडियो में हम आपको पूरे के पूरे जो इसके बाद वाली वीडियो होगी उसमें पूरा का पूरा एमसीक्यू रिलेटेड पूरे चैप्टरों के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको पूरा का पूरा क्लियर हम करा देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपके पूरे 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए, 1 नंबर भी आपका उससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।